बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे रिलेशन पे। रिलेशन क्या है, रिलेशन की टाइप्स क्या हैं, रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम किस तरह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उनमें एक है ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट मीन कि उनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। अगर ये दो हमारे पास सेट्स हैं और ए जो है ये कोई एलिमेंट है सेट ए का और बी एलिमेंट है सेट बी का, तो ए और बी को हम इस नोटेशन में लिख सकते हैं। ये नोटेशन हमारी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगी। लेट्स सी कि सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, तो हम इनके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। 1 को हमने x से अटैच किया, 2 को x से अटैच किया, इसी तरह 1 को y से अटैच किया, फिर 2 को y से अटैच किया, तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। अब दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इस सिचुएशन में इक्वल कहलाएंगे अगर पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सिमिलर पैटर्न, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ये अगर आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास से ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और हमने x और y को फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर है इसका पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर है, इसको इसके इक्वल करेंगे। इस दूसरे एलिमेंट को जो कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का है इसको हम दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हमने x और y की वैल्यूज निकाल लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह डेवलप करते हैं। आप नोटिस करें कि अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे a क्रॉस b के साथ। a क्रॉस b मीन कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को हम बाद में लिखेंगे। तो ये ए क्रॉस बी की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमारे पास ये है। ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस सिचुएशन में कि ए जो है वो ए को बिलोंग करता है और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग करता है, और ये एक सेट है जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स पर मुश्तमिल है उन दो सेट्स की सूरत में कि जो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें एक है ए क्रॉस बी और दूसरी है बी क्रॉस ए। लेट्स सी कि ये दो हमारे पास सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब हमने ए से बी की तरफ क्रॉसिंग करनी है। तो 1 को आपने x के साथ अटैच किया और 1 को y के साथ अटैच किया, ये दो बन गए। इसी तरह 2 को x के साथ अटैच किया और 2 को y के साथ, तो ये दो और बन गए। ये 2 और 2 4 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो कि a क्रॉस b की सूरत में है। तो अगर b क्रॉस a होता तो इसका मतलब है कि हमने b को क्रॉस करना है a के साथ। तो ये अब जो एरो पहले a टू b की तरफ था अब ये b टू a की तरफ होगा, यानी
सेट बी जो है उसके एलिमेंट को हम क्रॉस कर रहे हैं ए के साथ, तो x1 के साथ और x2 के साथ, इसी तरह y1 के साथ और y2 के साथ। तो इस तरह a क्रॉस b और b क्रॉस a का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर हो गया। आप नोटिस करें कि अगर सेट a या सेट b में कोई एक भी एम्प्टी हुआ तो फिर जो a क्रॉस b होगा वो भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। यानी a और b में से एक या दोनों एम्प्टी सेट हैं तो फिर उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट का सेट जनरेट होगा वो भी एम्प्टी कहलाएगा। अब इसी को हम मज़ीद 3 सेट्स की सूरत में डिस्कस करते हैं। हमारे पास से 3 सेट हैं ए, बी और सी, तो हमने इन तीनों सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, बी सेट बी को बिलोंग करता है और सी जो है वो सेट सी को बिलोंग करता है। अब ये ए बी सी, तो अगर हम ए क्रॉस बी ऑब्ज़र्व करें तो 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ रहा है। तो जब हम ए क्रॉस बी को सी के साथ अटैच करते हैं तो ये सभी ने पहले सी के पहले एलिमेंट से अटैच होना है, फिर इन सभी ने दूसरे एलिमेंट से, फिर इन सभी ने तीसरे एलिमेंट से अटैच होना है। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास खुल जाएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। अब इसको अगर हम ट्री डायग्राम की मदद से ऑब्ज़र्व करें तो ये सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी ये टोटल 12 एलिमेंट्स जो हैं ये हम ट्री डायग्राम की मदद से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सेट ए के अंदर 1 2 है, सेट बी के अंदर 3 4 है और सेट सी के अंदर 4 5 6 है। तो 1 क्रॉस 3 क्रॉस 4 ये पहला खुला, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 दूसरा खुला, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 6 तीसरा खुला। तो ये सभी ऑर्डर्ड पेयर जो हैं ये खुलते जाएंगे 12 के 12। अगर हमारे पास सेट ए जो है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो m है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं और सेट सी के अंदर p एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे टोटल वो m क्रॉस n, और a क्रॉस b क्रॉस c में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो m क्रॉस n क्रॉस p। तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स की तादाद होगी। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है, अगर दो हमारे पास सेट्स हैं, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो कोई रिलेशन जो है उसे हम R से ज़ाहिर करते हैं। तो R जो है A to B कहला रहा है। A to B इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B आपकी कोई कार्टियन प्रोडक्ट है जिनमें आपने दोनों A और B सेट के एलिमेंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ, तो वो जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेट है उस सेट में से कोई एक रिलेशन आपने डेवलप किया हुआ है। तो इस वजह से हम R को सब सेट ऑफ A क्रॉस B बोलते हैं। अगर A B कोई ऑर्डर्ड पेयर है और ये बिलोंग करता है R को, यानी ये सब सेट है R के हवाले से, तो इसे हम लिख सकते हैं A रिलेटेड टू B, यानी A जो है वो B के साथ रिलेट है। इसी तरह अगर ये वाली फॉर्म है नॉट इक्वल की, तो इसका मतलब A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक एग्जांपल में ऑब्ज़र्व करें तो आप नोटिस करें कि ये हमारे पास दो सेट हैं A और B, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का जो A क्रॉस B को इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स खुलेंगे तो वो 16 खुलेंगे, टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब उन 16 में से हम कोई रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं R, तो R जो है ये सब सेट है A क्रॉस B का, यानी ये बड़ा सर्कल जो है ये टोटल A क्रॉस B को शो कर रहा है
कार्टियन प्रोडक्ट में, और जो आर है ये उस क्रॉस प्रोडक्ट या उस कार्टियन प्रोडक्ट में से लिए गए कुछ ऑर्डर्ड पेयर से बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है ये सबसेट है उस कार्टियन प्रोडक्ट का। तो अब हमने ये देखना है कि कौन से रिलेशन है। यहाँ पर ये मैंने कुछ रिलेशन बिल्डअप किए हैं 4, तो इनमें से बताना है कि कौन से रिलेशन जो है वो A to B हैं। अब A to B का मतलब है कि इन सभी रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं उनमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट A का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट B का होना चाहिए, क्योंकि हम रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं A to B। तो अगर हम रिलेशन डेवलप कर रहे होते B to A तो फिर उन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होना था वो सेट B का होना था और दूसरा एलिमेंट सेट A का। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये जो कार्टियन प्रोडक्ट दी हुई थी A क्रॉस B, उनमें से हमने ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए और इन पर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या ये A to B रिलेशन है या नहीं है। तो नोट करें ये पहला ऑर्डर पेयर जो है इसका पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट B को बिलोंग कर रहा है। तीसरा B सेट पहला एलिमेंट भी सेट A को, दूसरा एलिमेंट भी सेट A को, तीसरा एलिमेंट भी सेट A को बिलोंग करता है। तो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के वो दोनों के दोनों सेट B को बिलोंग कर रहा है। तो वो जो कंडीशन है वो हमारी पूरी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला रिलेशन है वो A to B एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरे रिलेशन में आप ऑब्जर्व करें कि ये जो ऑर्डर पेयर दिए गए इनमें यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो सेट B का आ रहा है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये एक A to B रिलेशन नहीं है। उसकी रीज़न ये कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट A का होना चाहिए, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो सेट B का आया हुआ है। तो इस वजह से हम इसे A to B रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि आगे जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं उनमें पहला एलिमेंट सेट A का है। तो ये क्रॉस है, ये रिलेशन नहीं है, A to B का रिलेशन ये नहीं है। इसी तरह जो R3 है इसमें आप ऑब्जर्व करें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दिए गए हैं इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का है और जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो आपका सेट B का है। तो हम इसे A to B रिलेशन कह सकते हैं। सिमिलर पैटर्न ये जो चौथा रिलेशन दिया गया है इसमें ऑब्जर्व करें कि जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं ये मिक्स हैं। यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो सेट B का है, यहाँ पर भी जो पहला एलिमेंट है वो सेट B का है। तो ये फिर A to B रिलेशन बिल्डअप नहीं हो रहा, तो ये भी A to B रिलेशन की टाइप नहीं है। अगर हमारे पास सेट A के अंदर M एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर N एलिमेंट्स हैं तो टोटल रिलेशंस A to B हम बना सकते हैं 2 की पावर M into N से। ये एक फार्मूला है जो पॉसिबल सबसेट जनरेट करता है, यानी जो कार्टियन प्रोडक्ट आप बनाते हो उस कार्टियन प्रोडक्ट के पॉसिबल सबसेट जनरेट करने के लिए हम ये फार्मूला डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहली टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। अब अगर कोई सेट है हमारे पास A और R हमने फाई डेवलप किया, फाई मीन कि खाली सेट है, खाली सेट है तो ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, A क्रॉस A को, क्योंकि एक ही सेट हमने लिया। अगर यहाँ पर 2 सेट लिए होते तो फिर A क्रॉस B होना था। अब चूँकि मैं एक ही सेट लेके बात कर रहा हूँ तो A क्रॉस A, यानी ये A क्रॉस A की कार्टियन प्रोडक्ट है। तो फाई या ये जो R है ये दोनों इसी को बिलोंग कर रहे हैं, सबसेट है। तो आप ऑब्जर्व करें कि अगर हमारे पास ये एक सेट है तो इस सेट से जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर हम अगर ये रिलेशन बिल्डअप करना चाहें कि A माइनस B जो है वो
12 के इक्वल है। तो यहाँ पर नोट करें कि जो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस ए के, तो वो बनेंगे टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर। अब 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, उनको जब हम यहाँ पर रख के माइनस करते हैं तो किसी का भी आंसर 12 के इक्वल नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास 3 होगा, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। तो 1 - 3 कर लें या 3 - 1 कर लें तो आपका आंसर 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब कि इस सेट ए की जो कार्टियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए की, उसमें कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को, या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। तो हम फिर ये कहेंगे कि ये जो आर है ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा वाइड रिलेशन है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन से मुराद ये कि जो आपने कार्टियन प्रोडक्ट डेवलप की है, उस कार्टियन प्रोडक्ट में से आपने कोई सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिया है, तो वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा कर रहा है। यानी वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक रिलेशन को पूरा कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये रिलेशन आर या कार्टियन प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एक सेट ले रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इन तीनों एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम बना लें, यानी कार्टियन प्रोडक्ट बनाए, तो टोटल बनेंगे 9। वो 9 के 9 एलिमेंट्स जो हैं, 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, उनमें मौजूद एलिमेंट्स इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। आप नोट करें कि अगर आपके पास 1 सिलेक्ट होता है तो भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। 1 3 सिलेक्ट हुआ तो कीमतें यहाँ पर आके देखें 1 और 3, तो भी कंडीशन पूरी है। 2 3 है तो भी कंडीशन पूरी है। तो वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप नोटिस करें कि ये जो सेट ए है, इसके ए क्रॉस ए के अंदर ये टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स हैं। 9 के 9 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर रख के देखें उनके एलिमेंट्स को, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर है ये फिर यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, या यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन सेट ए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये है कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो खुलने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट किसी भी सेट के, यानी 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 4 4। तो ये आर जो है ये कोई रिलेशन है जो ए ऑर्डर्ड पेयर से बना है, और इसमें ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। ये हमारे पास कोई सेट है। अब इस सेट से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, 9 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। उन 9 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर से मैंने ये 3 रिलेशन डेवलप किए हैं। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन मीन कि ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हैं वो यूनिफॉर्म है, वो एक जैसे हैं। आप नोटिस करें कि यहाँ पर 1 1 और 2 2 आ रहा है, बट यहाँ पर ये जो 3 3 है ये मिसिंग है, क्योंकि तीनों के तीनों डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आने चाहिए। एक डायगोनल में जितने एलिमेंट्स बनते हैं वो सभी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो सभी यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर तो मौजूद हैं, बट तीसरा एब्सेंट है, तो इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। इसी तरह जो ये वाला है ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, तीनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो मौजूद हैं, और तीनों डायगोनल के ऑर्डर पेयर हैं, 1 1 2 2 और 3 3। अब इसको हम ऑर्डर्ड आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह रहे। क्यों आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक ये चौथा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इजाफी आया हुआ है। डायगोनल के तो 3 मौजूद हैं, बट ये चौथा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो इस वजह से ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब इन्वर्स रिलेशन क्या है?
इन्वर्स रिलेशन से मुराद कि जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर को उनकी लोकेशन चेंज करके भी लिख सकते हैं। नोट करें कि एक ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए सेट ए को बिलोंग करता है, बी सेट बी को बिलोंग करता है। तो अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करके लिख लें, यानी ये ए बी है तो इसे हम बी ए करके लिख लें, तो ये हमारे पास जो सेट खुल रहा है इसको हम आर इन्वर्स बोलेंगे, या ये जो रिलेशन है ये आर इन्वर्स कहलाएगा। अगर ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 3, ये आर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर इनको हम रिवर्स करके लिखें तो ये एक और ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास खुल रहा है सेट में। तो यहाँ पर ये आर का इन्वर्स है, यानी इनकी लोकेशन चेंज हो गई है। जो यहाँ पर डोमेन है वो रेंज बन गई है, जो रेंज है वो डोमेन बन गई है। नोट करिए 1 3 5 इस रिलेशन में ये डोमेन है, तो जब ये आर इन्वर्स में आई है तो फिर ये रेंज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर इन्वर्स है इसकी डोमेन रेंज ऑफ आर के इक्वल है, और रेंज ऑफ आर इन्वर्स जो है ये डोमेन ऑफ आर के इक्वल है। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप जो है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन से मुराद एक ऐसा रिलेशन है कि जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट के अलावा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है, यानी जो डायगोनल वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो तो मौजूद होंगे ही, तो उनके साथ कोई एक आध इजाफी भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यानी डायगोनल ने तो आना ही आना है, बट साथ में कोई इजाफी भी आ सकता है। तो ये हमारे कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे नोट करें कि ये जो सेट ए है इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं 9। उन 9 ऑर्डर्ड पेयर में से ये 4 रिलेशन हमने बनाए हैं। तो इन चारों रिलेशन में से देखना है कि कौन से रिफ्लेक्सिव हैं। तो ये वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो 3 नज़र नहीं आ रहा। डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं डायगोनल वाले, उनमें 1 1 2 2 तो है, 3 3 नहीं है, तो ये आउट हो जाएगा। अब इसमें देखें ये तीनों मौजूद हैं, चाहे ये इजाफी भी साथ आ रहा है बट ये तीनों मौजूद हैं, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। इसी तरह इसमें अब ऑब्जर्व करें कि 3 3 2 2 है बट 1 1 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये वाला भी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों जो डायगोनल ऑर्डर्ड के पेयर्स हैं वो मौजूद आ रहे हैं, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन है नेक्स्ट। तो सिमेट्रिक रिलेशन से मुराद एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए रिलेटेड टू बी लिखा जा सकता है और बी को रिलेटेड टू ए बी लिखा जा सकता है। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एलिमेंट एक दूसरे का इमेज बनता है। अब ऑब्जर्व करें यहाँ पर अगर 1 2 है तो 2 1 भी नज़र आ रहा है। इसी तरह ये 4 3 है तो 3 4 भी नज़र आ रहा है, तो इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें 1 2 है तो 2 1 भी है, 4 3 है तो 3 4 भी है, और ये 2 2 ये चूँकि इसके अंदर एलिमेंट सेम है तो ये एक दूसरे का वैसे ही इमेज है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसमें देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 3 है तो यहाँ पर 3 1 नहीं है। अगर 3 1 भी होता तो ये सिमेट्रिक था। तो ये चूँकि एक ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है जो कि रिवर्स में नहीं नज़र आ रहा, तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक की अपोजिशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। अब नोट करें कि ये वाला जो रिलेशन है, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक है। ए और बी ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये रिलेटेड है और बी ए ये भी रिलेटेड है। यानी ए जो है वो इस तरह बिल्डअप हो रहा है कि ए
और बी दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये ए बी दोनों के दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों के दोनों सेट ए के हैं। तो अगर हम एंटी सिमेट्री के रिलेशन को ऑब्जर्व करें, इनमें से ये जो सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। उन पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर में से ये मैंने 4 रिलेशन जो है ये बिल्डअप किए हैं। तो अब हमने इनके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को ऑब्जर्व करना है। तो ये देखेंगे ये 1 2 है तो इसकी अपोजिशन 2 1 यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह 2 2 ये भी मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक के अंदर नोट करें कि ये 1 1 2 2 है तो यहाँ पर 1 3 आया हुआ है। 1 3 जो है अगर तो साथ में 3 1 होता तो फिर ये सिमेट्रिक था। तो यहाँ पर चूँकि 1 3 नज़र आ रहा है बट 3 1 नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। 5 जो है खाली सेट जो है ये एंटी सिमेट्रिक कहलाता है, क्योंकि इसका इमेज भी खाली सेट ही होगा तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं। अब इनमें ऑब्जर्व करें कि 1 1 है, 2 2 3 3 है, 1 2 है तो साथ में ये 1 3 आ रहा है, ये 2 3 आ रहा है। इनकी रिवर्स फॉर्म जो है यानी 2 1 3 1 3 2 ये नहीं है, तो ये वाला हमारा एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर इनकी रिवर्स फॉर्म भी मौजूद होती तो फिर ये सिमेट्रिक होना था। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेटेड है और ये बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि ए और सी भी आपस में रिलेटेड है, यानी ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होगा। अब ये जो सेट ए है इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बने 9 और उन 9 में से ये मैंने 3 रिलेशन जो है 2 रिलेशन जो है ना इनको सेटल किया है और इनमें से मैंने बताना है कि ट्रांजिटिव कौन सा है। तो ये देखिए कि 1 2 और ये 2 3 है तो साथ में फिर 1 3 भी नज़र आ रहा है, यानी ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये कैंसिल कर लें तो बाकी 1 3 बचा। तो 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है तो 1 रिलेटेड टू 3 आ रहा है। इसी तरह इसमें देखें 1 रिलेटेड टू 2 है यानी 1 2 और 2 3 है तो आगे होना चाहिए था 1 3, तो यहाँ पर आ रहा है 2 1, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप या एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारी होल्ड करती हैं, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब इन तीनों को हम पीछे 1 बाय 1 जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। इस एक वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन की तमाम टाइप्स को डिस्कस करना है। बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंक्शन पे। हमारे पास 2 सेट हैं x और y और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया जिसमें सेट x के हर एलिमेंट को हमने असाइन किया सेट y का एक यूनिक एलिमेंट। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को लिखने के लिए हम ये 2 नोटेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर x जो है ये हमारा डोमेन है और y हमारा रेंज है। x इनपुट है और y हमारा आउटपुट है। यहाँ पर ये मैंने 4 फंक्शंस लिखे हैं। इन चारों फंक्शंस में आप नोटिस करें कि जब आप x की एक वैल्यू रखते हो तो आपको y की यूनिक वैल्यू मिलती है, यानी हर इनपुट के अगेंस्ट आपको y आउटपुट मिल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम मैपिंग की मदद से भी समझ सकते हैं। अब मैपिंग
का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन हैं। जैसे आपके पास जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, यानी ये आपके पास x है और ये इस x की डोमेन है। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि इस डोमेन का हर एलिमेंट इंगेज हो, यानी उसका इमेज हमें को डोमेन में नज़र आए। ये जो सेट y है इसके एलिमेंट्स को हम को डोमेन कहते हैं, और जो रेंज है वो को डोमेन में से उन एलिमेंट्स को हम लेंगे जिनका इमेज हमें सेट y में नज़र आता है। दूसरी ख़ास बात ये कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक ही एलिमेंट नज़र आए, यानी एक के अगेंस्ट दो एलिमेंट नज़र ना आए। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये डाटर्स हैं और ये मदर्स हैं। तो इस डाटर की मदर ये गैमा है, इस डाटर की मदर ये अल्फ़ा है और इस डाटर की मदर ये बीटा है। तो हर डाटर जो है वो अपनी यूनिक मदर के साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो डाटर्स हैं वो सारी इंगेज हैं। ये एक मदर है जिसके साथ कोई डाटर अटैच नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी मदर की कोई डाटर ना हो, मतलब ये पॉसिबल है कि किसी को कोई भी बेटी ना अलॉट हुई हो। यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर हर डॉटर जो है अपनी मदर के साथ अटैच है, और ये जो वो गैमा मदर है इसके पास दो डॉटर्स हैं। ये हो सकता है क्योंकि एक मदर की दो बेटियां हो सकती हैं, लेकिन एक बेटी की दो मदर्स नहीं हो सकती। एक बेटी की एक ही मदर होगी, दो बेटियों की एक मदर हो सकती है। तो ये सभी फंक्शन हैं। अब आप नोटिस करें इन मैपिंग्स को, तो ये जो मैपिंग्स हैं ये फंक्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये कि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हर डॉटर ने अलॉट होना है किसी न किसी मदर को। तो ये वाली डॉटर जो है ये किसी मदर को अलॉट नहीं हुई, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। इस मैपिंग में देखें जो ये डॉटर है इसको दो मदर्स अलॉट होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक डॉटर की एक ही मदर होनी है, तो ये वर्केबल नहीं है, ये भी फिर फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखें कि एक डॉटर को तीन मदर्स अलॉट हुई हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डॉटर की एक ही मदर हो सकती है। तो ये तीनों जो हैं ये फंक्शन नहीं है। डोमेन सेट ऑफ एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ वाई के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको को डोमेन कहते हैं, और रेंज जो है इंगेज एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, यानी को डोमेन के वो एलिमेंट्स जो इंगेज हैं, यानी जिनका इमेज हमें सेट एक्स में नज़र आता है, उसको हम कहते हैं रेंज। ये तीनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों ने आगे डेफिनेशंस में यूज़ होना है। नेक्स्ट है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक्स के एलिमेंट्स का इमेज हमें वाई में नज़र आए और वो यूनिक इमेज हो। यूनिक मीन कि एक ही इमेज जो है वो एक्स के हर एलिमेंट का वाई में नज़र आना चाहिए। नोटिस करें यहाँ पर सेट एक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी का यूनिक इमेज हमें वाई में नज़र आ रहा है, तो ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का यूनिक इमेज हमें वाई में नज़र आ रहा है, तो ये भी वन वन फंक्शन कहलाएगा। ये हमारा मैनी वन फंक्शन है। अब मैनी वन फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर ये जो सेट एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स हैं इनका एक ही इमेज बन रहा है, यानी एक
बी बीटा इमेज है और सी का बी इमेज बीटा बन रहा है, तो इस वजह से इसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे। आप ये कह लें कि ये दो डॉटर जो हैं ये बीटा मदर को बिलोंग करती हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि एक माँ की दो बेटियाँ हों। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है, लेकिन चूँकि दो बेटियाँ एक मदर को अलॉट हो गई हैं या तीन बेटियाँ एक मदर को अलॉट हो गई हैं, तो फिर वो वन वन नहीं है, फिर वो मैनी वन है। तो ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन की एग्जाम्पल बनेगी। मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन की ये मैंने मैथमेटिकल एग्जाम्पल दी हैं। आप नोटिस करें, यहाँ पर x की वैल्यूज रखेंगे तो आपको y की यूनिक वैल्यू मिलेगी। ये वन वन है, x की वन वैल्यू, y की भी वन वैल्यू। यहाँ पर नोट करें, अगर आप x की वैल्यू रखते हैं -1 तो भी आंसर 1 आ रहा है, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि x की दो वैल्यू -1 और +1 का एक ही आंसर आ रहा है 1, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन है जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन ये है कि जब आपका जो सेट x है उसके हर एलिमेंट का इमेज हमें y में नज़र आए, और y के हर एलिमेंट की अलॉटमेंट हुई हो, y का हर एलिमेंट इंगेज हो x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ, तो इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। आप ये कह लें कि जो हमारी कोड मेन है वही हमारी रेंज है, कोड मेन ही हमारी रेंज है, यानी पूरी कोड मेन जो है वो इंगेज हुई हुई है, पूरी कोड मेन यूज़ हुई है। आप नोट करें कि ये हमारे पास डोमेन है और ये कोड मेन है, तो कोड मेन का हर एलिमेंट जो है ना वो इंगेज हुआ है, तो इस वजह से इस मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहेंगे। नोट करें कि ए का इमेज अल्फ़ा, बी का इमेज बी अल्फ़ा, सी का इमेज बीटा, डी का इमेज गैमा, ई का इमेज फिर बीटा। तो जो हमारी कोड मेन है वही हमारी रेंज है, ये प्रॉपर डेफिनेशन पूरी बन रही है, तो इस वजह से इसे हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसे कहा जा सकता है। अब इसमें ज़रा नोटिस करें कि जो हमारी कोड मेन है वो हमारी रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि कोड मेन के अंदर 5 एलिमेंट है और रेंज के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट यूज़ ही नहीं हुआ, तो इस वजह से इसे हम ऑन टू मैपिंग नहीं कहेंगे या इसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। जब ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो कि जहाँ पर आपकी कोड मेन का कोई एक एलिमेंट रह जाए, उसकी अलॉटमेंट ना हो या उसका इमेज हमें एक्स में नज़र ना आए, तो फिर उसे हम इन टू फंक्शन कहते हैं। इन टू फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है कि कोड मेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इन टू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में आपने दो बातों को ध्यान में रखना है, एक तो ये कि वन वन फंक्शन होगा और दूसरा वो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर ये दोनों सिफात किसी फंक्शन में मौजूद हैं तो फिर उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाए हैं, आप नोटिस करें कि x की हर वैल्यू जो है वो यूनिक इमेज रखती है y में, तो ये 1 1 हो गया। दूसरी बात ये कि जो हमारी कोड मेन है वही हमारी रेंज है, यानी ये कोड मेन है और यही हमारी रेंज है, क्योंकि कोड मेन का हर एलिमेंट इंगेज हुआ हुआ है। कोड मेन के हर एलिमेंट का इमेज हमें सेट एक्स में नज़र आ रहा है, तो इस वजह से इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर भी 1 1 फंक्शन है कि ये जो सेट एक्स है इसका हर एलिमेंट मतलब डोमेन, उसका इमेज हमें कोड मेन में नज़र आ रहा है। और दूसरी ख़ास बात ये कि कोड मेन का हर एलिमेंट जो है उसका इमेज हमें सेट एक्स के हर एलिमेंट में नज़र आ रहा है, मतलब ये एंगेज है सेट एक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो ये जो कोड मेन है यही हमारी रेंज भी है, तो इस वजह से इसको भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ये भी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये वाला फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये नोटिस करें कि ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है,
बाइजेक्टिव के लिए शर्त है कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये 1 1 तो है, यानी सेट एक्स का ए एलिमेंट जो है वो गैमा के साथ अटैच है, बी डेल्टा के साथ और सी अल्फ़ा के साथ। ये 1 1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो कोड डोमेन है वो हमारी रेंज के बराबर नहीं है। कोड डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं और रेंज के अंदर 3 एलिमेंट हैं। क्योंकि इस कोड डोमेन के 3 एलिमेंट हमारे इंगेज हुए हैं, ये चौथा एलिमेंट इंगेज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन हमारा इन टू है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब मज़ीद देखें मैनी वन फंक्शन के हवाले से, मैनी वन इन टू और मैनी वन ऑन टू का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपके जो डोमेन है उनके एक से ज़्यादा इमेज हमें नज़र आ रहे हों। नोट करें, इसका इमेज जो है जो डोमेन है उसके अगेंस्ट हमें वाई की वैल्यू जो है ना वो नज़र आ रही है, और वो वैल्यू इस तरह नज़र आ रही है कि डोमेन के 2 सेट जो है ना वाई की एक वैल्यू को अटैच हो रहे हैं। ये दोनों कीमतें जब हम यहाँ पर रखते हैं तो इस फंक्शन में कीमतें रखने से हमें एक ही नंबर मिल रहा है 9। इट मीन्स कि वाई की 2 वैल्यूज जो हैं एक नंबर को अलॉट हो रही हैं। तो फिर ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। यहाँ पर नोट करें, ये आपने -4 और 4 यहाँ पर रखा तो इससे 16 मिल रहा है। तो इट मीन्स कि ये भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो डोमेन है उसका एक इमेज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का एक इमेज नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि ये मैनी वन है और इन टू है। इन टू क्यों है कि जो हमारी कोड डोमेन है उसके सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हुए, ये वाला एलिमेंट जो है ना ये बच गया है। तो हमारी कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। रेंज हमारी है 9 और 16 और कोड डोमेन हमारी है 9 16 और -1। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस वजह से इसे हम मैनी वन बोलेंगे और इन टू बोलेंगे। अब ये वाली जो टाइप है ये मैनी वन है और ऑन टू है। उसकी रीज़न ये कि जो हमारी डोमेन है इसके अगेंस्ट हमारी जो कोड डोमेन है वो इंगेज हुई है। आप नोट करें कि ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पर रखते हैं तो इन दोनों का एक ही इमेज हमें मिल रहा है 1, इन दोनों वैल्यूज़ का भी एक ही इमेज मिल रहा है। तो फिर ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन हो गया, क्योंकि 2 वैल्यूज़ का इमेज एक बन रहा है। तो ये हो गया मैनी वन। दूसरी बात ये कि जो कोड डोमेन है वो हमारी रेंज के बराबर है, क्योंकि ये कोड डोमेन है और यही हमारी रेंज भी है। कोड डोमेन का हर एलिमेंट एंगेज हुआ है डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, तो इस वजह से इसको फिर हम ऑन टू बोलेंगे। यानी ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर नोटिस करें कि ये जो डोमेन है इसका एलिमेंट जो है एक ही इंगेज हो रहा है सेट वाई के साथ, यानी ये सभी डॉटर जो हैं ये एक ही मदर की हैं। तो ये हो गया मैनी वन, क्योंकि एक मदर की 3 बेटियां हो सकती हैं, एक बेटी की 3 मदर नहीं हो सकती। तो ये जो डॉटर्स हैं ये सारी इस मदर को बिलोंग कर रही हैं। तो ये तो हो गया मैनी वन। तो ये वाली 2 मदर्स जो हैं इनको कोई डॉटर अलॉट नहीं हुई, तो इस वजह से ये इन टू है, क्योंकि हमारी जो कोड डोमेन है वो सारी की सारी यूज़ नहीं हुई। तो इस वजह से इसे हम फिर मैनी वन और इन टू फंक्शन बोलेंगे, या मैनी टू और इन टू फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर हम अपने फंक्शन में x की जगह पर -x रखें तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाए, तो इसे हम कहेंगे इवन फंक्शन। और अगर x की जगह पर -x रखने से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है, यानी माइनस जो है ना वो कॉमन आ गया, तो फिर इस सिचुएशन को हम कहेंगे ऑड फंक्शन। अगर माइनस अंदर यूटिलाइज हो गया और दोनों लेफ़्ट और राइट बराबर हो गई तो फिर इवन, और अगर ये इस फॉर्म में लेफ़्ट राइट आ रही हैं तो फिर ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। मसलन नोट करें, ये एक आपके पास फंक्शन है, यहाँ x की जगह पर -x रखने से
माइनस एक्स का आंसर भी वही आ रहा है और एक्स का आंसर भी वही, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल बन गई, फंक्शन की दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, तो फिर इसे हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर ये पावर 3 वाला है तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख के देखें तो ये माइनस की पावर 3 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फंक्शन आपका आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन जो है ना ये पूरी हो रही है। माइनस एफ माइनस एक्स जो है इसका आंसर आ रहा है माइनस एक्स 3, तो माइनस एक्स 3 बेसिकली क्या है, ये वाला फंक्शन आ रहा है। एक्स 3 की जगह पर आप ये एफ एक्स रख लें तो ये फॉर्म जाएगी हमारी बन जाएगी, तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इन्वर्स फंक्शन ये होता है कि अगर आप डोमेन को रिप्लेस कर लें रेंज के साथ और रेंज को रिप्लेस कर लें डोमेन के साथ, तो इसे हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। जैसे जो इन्वर्स फंक्शन है उसे एफ इन्वर्स से लिखा जाता है और ये इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से बनता है। इंटरचेंजिंग मीन के जो डोमेन है उसको रेंज बनाना है और जो डोमेन है उसको आप जो रेंज है उसको आपने डोमेन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर 1 और 2 डोमेन है, ए और बी रेंज है, तो इनको इंटरचेंज कर दें। अब ए और बी जो रेंज है नेक्स्ट फंक्शन में जाके ये डोमेन होगी और यहाँ पर जो डोमेन है 1 और 2 ये नेक्स्ट फंक्शन में जाके रेंज होगी। तो हमने इनको जब इंटरचेंज किया है तो इंटरचेंज करने से जो न्यू फंक्शन बिल्टअप हुआ है दैट्स कॉल्ड द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन को लिखने के लिए हम ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये यूज़ करते हैं। ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई का जिसमें वाई जो है ये एम एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो अगर इसको इन्वर्स फंक्शन में लिखा जाएगा तो x की जगह y आ गया, y की जगह पर x आ गया, तो ये इन्वर्स फंक्शन में ये ऑर्डर पेयर बना और इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो x है वो my प्लस सी के इक्वल है, यानी ये चेंज हो जाएगा इसी फॉर्म के अंदर। फंक्शन अगर a टू b है और ये बाइजेक्टिव है तो इसका जो इन्वर्स है वो b टू a होगा, यानी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की सूरत में एफ इन्वर्स वाई जो है ना इनको आप काटेंगे तो ये वाई के इक्वल ही होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये वाई आ जाएगा। यानी जो फंक्शन हमारा है एफ एक्स उस फंक्शन के अंदर जब हम एक्स की जगह पर एफ इन्वर्स रखते हैं तो हमें वाई मिलता है, और जो फंक्शन हमारा एफ इन्वर्स वाई है वहाँ पर वाई की जगह पर एफ एक्स रख दें तो फिर आपको ये एक्स मिले। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन है कि जिसमें हमारे पास इस तरह की लाइनिंग आ रही है, यानी जो हमारा y है वही हमारा x है, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म जब बनेगी तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी x की वैल्यू 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2 है, ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है। इस सिचुएशन में ये लाइन जो है ये हमें नज़र आएगी जो दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट को टच करेगी। तो ये वाली लाइन जो दूसरे और चौथे को टच कर रही है ये तब बनेगी जब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की फॉर्म होगी, यानी यहाँ पर माइनस एक्स अगर आप रखेंगे तो फिर ये वाली लाइन जो है चेंज हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू चेंज करने से फिर जो फंक्शन की वैल्यू है ये अपोजिट चेंज होगी, यानी अगर x पॉजिटिव है तो f ऑफ x यानी y जो है ये नेगेटिव होगा, तो फिर ये वाली लाइन जो है रेड लाइन ये तब नज़र आएगी। कांस्टेंट फंक्शन ये है कि आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी इनपुट आप चेंज कर रहे हो बट आपका आउटपुट जो है वो फिक्स है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे आप इस फंक्शन में x की वैल्यू ये सारी रख के देखें तो आपको जो एफ एक्स मिल रहा है वो एक ही नंबर मिल रहा है c, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा और इसमें जो स्लोप है वो 0 है क्योंकि रेट ऑफ चेंज है ही नहीं, आपका x चेंज हो रहा है बट आपका y एफ एक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, एफ एक्स आपका फिक्स है, ये c पॉइंट पर फिक्स आ रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ लें कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एक एलिमेंट के साथ अटैच है, यानी इन सब का एक ही मजार है c,
इन सभी की एक ही मदर है सी। ये सभी डॉटर्स हैं, सभी डॉटर्स की एक ही मदर है सी, तो इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है कि जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की सूरत में या मैथमेटिकल इक्वेशन की सूरत में लिखा जाता है। ये जनरल पॉलिनोमियल है। इसमें जो x है वो हमारा वेरिएबल है और x की जो पावर है यानी ये n-1 अप टू सॉन ये 0 चल रही है, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये an-1 a0 ये कोफिशिएंट है x का, an कोफिशिएंट है xn का, an-1 कोफिशिएंट है x की पावर n-1 का। ये सभी जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल होंगे। तो डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो n से इंडिकेट होगी। अगर हम इस पॉलिनोमियल में n की जगह पर 1 रख दें तो इससे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन जो है ये बनेगी। इसको हम इस तरह भी शो ऑफ कर सकते हैं, जनरल है ये एग्जांपल के तौर पे। तो अगर डिग्री आपकी 2 होगी तो फिर ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो जाती है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। रैशनल फंक्शन है कि जिसमें दो पॉलिनोमियल को इन फॉर्म ऑफ रेशियो लिखा जाता है, और वो रेशियो इस तरह की है कि यानी ये Rx जो है ये रैशनल फंक्शन है जो Px और Qx से बना है। Px और Qx दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं और इनमें जो ये वाली पॉलिनोमियल है ये 0 नहीं है, यानी इट्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगी तो फिर ये अनडिफाइंड होगा। तो रैशनल फंक्शन की जो जनरल एग्जांपल है वो मैंने ये लिखी हुई है, x² - 1 ओवर x - 1। ये दोनों पॉलिनोमियल की रेशियो से बना है। लॉगरिथमिक फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन जो इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम आपको दिया जाए इस तरह। अगर ए की वैल्यू आपके पास 10 आ जाती है तो फिर इसे हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, लेकिन अगर ए की जगह पर ई लिख दिया जाए तो फिर ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा x का। यानी ये जो बेस है अगर 10 है तो कॉमन लॉगरिथम है, और अगर ये e है तो फिर ये नेचुरल लॉगरिथम है। एक्सप्लिसिट फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकते हैं। यानी ये फॉर्म जो है ये बनाई जा सकती है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। आप x की कोई भी वैल्यू रखें तो y हमें मिल रहा है, इसको फिर हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल किसी फंक्शन में इस तरह अटैच हुए हुए हैं कि आप उनको सेपरेट लिख ही नहीं सकते तो फिर उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी हम x को इन टर्म्स ऑफ y और y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, तो फिर ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे ये वाले फंक्शन है, इनमें आप x को इन टर्म्स ऑफ y और y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। मॉडुलस फंक्शन है ऐसा फंक्शन जो इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाए, यानी एब्सोल्यूट फॉर्म में ये मॉड लगे हों तो इसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो है इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है, यानी 0 से ये मूव करता है और ये वी शेप का ग्राफ बनाता है। जनरल एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है, अगर पॉजिटिव है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव हुई तो इस फॉर्म में, नेगेटिव हुई तो ये इस फॉर्म में आएंगी। मोनोटोनिक फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन जो एक स्पेसिफिक इंटरवल में या तो इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है, यानी एक ही फॉर्म में इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा होगा या किसी स्पेसिफिक फॉर्म में डिक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है, तो इसे हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। हमारा f जो है ये मोनोटोनिक कहलाएगा इंक्रीजिंग फॉर्म का अगर ये कंडीशन पूरी होगी, और ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कहलाएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि ये ग्रेटर देन का सिंबल नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो फिर ये स्लैक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाना था। इसी तरह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर ये x की जो नोटेशन है ये इस फॉर्म में आ रही है, यानी ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो ये फॉर्म बन रही है, स्लैक की सूरत में इक्वलिटी होल्ड करेगी, अगर स्लैक नहीं है स्ट्रिक्ट है तो फिर ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। दूसरी तरफ
जो डिक्रीजिंग है उसमें ये स्ट्रिक्ट की सूरत में लेस देन का सिंबल होगा और स्लैक की सूरत में लेस देन इक्वल का सिंबल नज़र आएगा। तो अगर आपका फंक्शन जो है वो आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली कहलाए तो फिर उसको जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कुछ ग्राफ्स हैं। यहाँ पर आपका फंक्शन जो है x की पावर क्यूब की सूरत में डिस्प्ले हुआ है, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स की सूरत में ये डिस्प्ले हुआ है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और x की वैल्यू बढ़ने से y में कमी आ रही है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है और इसको हम पैराबोलिक शेप भी कह सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट है, किसी भी ग्राफ से हमें पता चलता है कि वो फंक्शन है या वो रिलेशन है। अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें किसी भी ग्राफ के ऊपर तो उस ग्राफ को अगर वो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर काटती है तो वो फंक्शन है और अगर 2 पॉइंट पर काटती है तो वो फिर रिलेशन कहलाएगा, मतलब वो फंक्शन नहीं है। आप नोट करें कि ये एक ग्राफ था, इसको ये डॉटेड वर्टिकल लाइन से ब्रेक किया तो यहाँ पर एक पॉइंट पर इसने काटा, तो इस वजह से इसे हम फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर ये एक ग्राफ था, इसको वर्टिकल लाइन से ब्रेक किया तो एक ही पॉइंट पर इसने काटा है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब नोट करें कि ये वाले जो दो हैं इनमें जो वर्टिकल लाइन है उसने ग्राफ को 2 जगह से ब्रेक किया, यहाँ से भी ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर भी ब्रेक कर रहा है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक जगह पर ब्रेकेज हो। ये वाला जो है ये भी 2 जगह पर ब्रेक कर रहा है, इस वजह से इसे भी फंक्शन नहीं कहेंगे, ये रिलेशन हो सकता है। पैरामीट्रिक फंक्शन है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों वेरिएबल को हम किसी तीसरे वेरिएबल के साथ अटैच करके लिख लेते हैं और वो जो तीसरा वेरिएबल है वो पैरामीटर कहलाता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे x जो है ये 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 के इक्वल है। अब ये दोनों वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल t के साथ अटैचमेंट में आए हुए हैं। इसी तरह x जो है ये cos थीटा और y जो है ये a sin थीटा लिखा हुआ है, तो ये x और y एक तीसरा वेरिएबल थीटा के साथ अटैच हुए हैं, तो इस वजह से इनको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। सिग्नम फंक्शन जो है ये बेसिकली डीकम्पोजिशन है 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन के लिहाज से। आप नोट करेंगे ये जो फंक्शन एक है इसको हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ की सूरत में लिखा हुआ है। 1 आएगा अगर x पॉजिटिव है, -1 आएगा अगर x नेगेटिव है और 0 आएगा अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो ये डीकम्पोजिशन हुई है मेन फंक्शन की, तो इस वजह से इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। जो पॉजिटिव है 1 के लिहाज से वो ये फॉर्म, जो नेगेटिव है वो ये फॉर्म और जो 0 है उस पर ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये इन फॉर्म ऑफ साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, सीकेंड को सीकेंड, कोटेंजेंट वगैरह की सूरत में लिखा जाएगा। ये सभी जो हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये साइड पे इनकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है, इन सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंज साथ में मेंशन की हुई है। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक्सपोनेंट की सूरत में लिखा जाए, यानी जो वेरिएबल है वो आपका पावर में आ रहा है, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू e की पावर ax, ये एक्सपोनेंशियल है क्योंकि जो वेरिएबल x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा इन फॉर्म ऑफ पावर आया हुआ है। यहाँ पर 2 की पावर x है तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वो इन टर्म्स ऑफ पावर आ जाए, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टूल है। बहुत सारे ऐसे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें आसानी से समझ नहीं आते, बट जब हम उनका पिक्टोरियल डिस्प्ले ऑब्जर्व करते हैं तो उस विजुअल डिस्प्ले की मदद से हमें उस ग्राफ के हिडन फीचर्स का
आसानी से पता चल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ की मदद से कॉम्प्लेक्स नेचर के फंक्शंस को भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ग्राफ बनाते हुए हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर इनपुट प्लॉट करेंगे, यानी डोमेन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। वाई एक्सिस के ऊपर हम आउटपुट प्लॉट करेंगे, मतलब रेंज की वैल्यूज़ जो हैं वो वाई एक्सिस पे आएंगी। अब जो पॉइंट्स हम बनाते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट से जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को हमने जब ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देना, तो उन पॉइंट्स को आपस में एक थिक लाइन के साथ हम जोड़ देंगे, जो उस फंक्शन की ग्राफिक तस्वीर होगी। अब ये जो थिक लाइन से जब हमने पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, तो अगर वो थिक लाइनिंग जो है एक्स एक्सिस को कहीं से काट दे, तो वो पॉइंट जहाँ पर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है उसे हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पर उस ग्राफ ने वाई एक्सिस को काटा है उसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। जो स्लोप है ये रेट ऑफ चेंज का आइडिया देता है, मतलब एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, इसका जो नॉलेज है वो हमें स्लोप से मिलता है। स्लोप का जो साइन है वो डायरेक्शन का आइडिया देता है। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरे ने भी बढ़ना है, एक अगर कम होगा तो दूसरे ने भी कम होना है। लेकिन अगर स्लोप का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर स्लोप की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक वेरिएबल के चेंज से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो स्लोप जो है हमें दो बातों की निशानदेही करता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। इसी तरह जो फंक्शन है उसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए या फंक्शन के इवन ऑड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी हम ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है या पॉजिटिव सिक्यूड है या नेगेटिव सिक्यूड है, तो इसका अंदाज़ा भी हमें ग्राफ में से पता चल जाता है। अगर जो कर्व हम बना रहे हैं ग्राफ की मदद से, अगर वो एक्स एक्सिस को एट इन्फिनिटी टच करती है तो फिर उसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं। यानी एसिम्प्टोट से मुराद वो कर्व है जो एक्स एक्सिस को, इनिशियल लाइन को, बेस लाइन को एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टच कर रही है। यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस को स्टडी करना है। यहाँ पर ये एक लीनियर फंक्शन है जो कि y=mx+c में है। c जो है ये y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ पर a b c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। a जो है ये कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का और c कोफिशिएंट है x⁻0 का। इसको सेकंड डिग्री इस वजह से बोला है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर x की वैल्यू में चेंज से y में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी y आपका फिक्स है, मतलब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है। अगर हम इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो ये लाइन इंक्रीजिंग है, यानी अपवर्ड है। इट मीन्स कि x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और ये पॉइंट जहाँ पर इस लाइन ने y एक्सिस को काटा है इसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर लाइन जो है वो ओरिजिन में से गुजर गई है, तो इस वजह से यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री पैराबोला का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियल
फंक्शन का ग्राफ है। अब हम कुछ फंक्शंस को और उनके ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये मैंने चंद एक फंक्शंस लिखे हैं। इन फंक्शंस में से चंद एक को मैं ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करता हूँ और पता चल देगा कि ग्राफ जो है हम कैसे बनाते हैं, डोमेन की वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, रेंज की वैल्यूज़ हमने कैसे लेनी है और किस तरह डोमेन और रेंज को पेयर वाइज हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है। इस फंक्शन में हम x की जो वैल्यूज़ रखेंगे वो इनपुट कहलाएंगे। आप नोटिस करें कि आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, -2, 1, 0, 3, -50, -60, +50, +60, +80, 90, 100, व्हाट्सएवर जो मर्ज़ी आप x की वैल्यू यहाँ पर ले लें। तो मैंने ये चंद एक वैल्यूज़ x की ली हैं, ये मेरे पास डोमेन कहलाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रखनी है तो इन वैल्यूज़ को पुटअप करने से जो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यूज़ आ रही हैं वो कहलाएंगी रेंज। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब इनपुट और आउटपुट मीन डोमेन और रेंज को पेयर वाइज हमने एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो पेयर वाइज जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो नोटिस करें कि ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने x की वैल्यूज़ ली हैं, y एक्सिस पर मैंने y की वैल्यूज़ ली हैं। तो x की वैल्यू -2 और y हमारे पास है -9। ये x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -9। इनको आपने एक डॉट की सूरत में लिख लिया। इसी तरह x की वैल्यू -1 और y है -7। ये x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से y की -7। सिमिलर पैटर्न x की वैल्यू 0 और y 5, x की वैल्यू 0 और y 5। ये पॉइंट जो है ये मैंने डोमेन और रेंज को प्लॉट करके लगा लिए। इन पॉइंट्स को आपस में थिक लाइन से मैंने मिला दिया है। तो ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरे ने भी बढ़ना है, अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरे ने भी कम होना है। अब यहाँ पर जो डोमेन है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डोमेन जो है ना रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो जब हम डोमेन की वैल्यू रखते हैं तो y में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी रियल नंबर में है, तो y जो है जो रेंज है वो भी रियल नंबर ही है। इसी तरह इस फंक्शन को आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर भी आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपने x की वैल्यू जो रखनी है वो 2 या 2 से कम और 2 या 2 से ज़्यादा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर -1 लेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है इसका माइनस में आएगा और माइनस का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी बनेगा, योटा में चला जाएगा। इसका मतलब है कि आप x की वैल्यूज़ वही रखेंगे जिसके ऊपर इस फंक्शन का कोई यूनिक आंसर हमें मिल रहा हो। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -∞ से लेके 2 तक कुछ भी रख सकते हैं, -2 तक। इसी तरह +2 से लेके +∞ तक कुछ भी हम रख सकते हैं। -1 और 0 और 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि उससे रिज़ल्ट हमारा इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर ये बनेगा आपके पास 16 में से 4 निकालेंगे तो ये आंसर आएगा 12। अब 12 का स्क्वायर रूट मैंने ये ले लिया। इसी तरह यहाँ पर कीमतें रखने से ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास खुल जाएंगी। अब इनमें 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की वजह से दोनों वैल्यूज़ आ रही। मैंने प्लस वाली जो है ना वो कंसिडर की हैं। दूसरी बात ये कि आप नोटिस करें कि जो डोमेन है, डोमेन हम -∞ से लेके -2 तक कुछ भी रख सकते हैं। -2 को मैंने क्लोज ब्रैकेट से लिखा हुआ है और -∞ को ओपन ब्रैकेट से लिखा हुआ है। क्लोज मीन कि इसकी हद यही है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसी तरह जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 से हम स्टार्ट करेंगे और अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले लेंगे, मतलब 2 हमारा क्लोजिंग पॉइंट है।
2 से स्टार्ट लिया और ओपन ब्रैकेट हमारी चल रही है इन्फिनिटी। ये जो छोटी ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट कहलाती है। तो जब हम ये इनपुट रखेंगे तो रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। इट मीन्स कि जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी हम कंसिडर करेंगे। अब इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आप नोटिस करें कि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज़ ली हैं, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज़ ली हैं। तो -4 के ऊपर एक्स की वैल्यू आ रही है 3, -4 पे वाई की वैल्यू आ रही है 3.4। एक्स की वैल्यू ये मेरे पास आ गई -4 और वाई की वैल्यू 3.4, इससे थोड़ा सा नीचे। इसी तरह एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 2.2। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 0। तो ये तीनों को आपस में मिलाने से ये मेरे पास एक शेप जो है ये नज़र आ रही है। सिमिलर पैटर्न जब हम x की वैल्यू 2, 3, 4 लेंगे तो y की वैल्यू 0, 2.2 एंड 3.4 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ प्लॉट करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। मज़ीद देखें, एक हमारे पास ये फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, मोड जो उसे प्लस के तौर पे लेगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। -90 रखें, +100 रख लें, कुछ भी रख लें, तो ये डोमेन के तौर पे लिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 5-6 वैल्यूज़ डोमेन के तौर पर रखी हुई हैं। अब ये कीमतें जो है यहाँ पर रखने से ये हमारे पास रेंज जो है ये खुल रहा है। ये -1, -3, -4 आ रहा है, मोड की वजह से ये +4 होगा। सिमिलर पैटर्न ये 3 एंड सो ऑन। अब ये x की वैल्यूज़ और ये y की वैल्यूज़, डोमेन और रेंज, इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी ग्राफ हम मॉडुलस फंक्शन का बनाएंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा वो इसी तरह का होगा, यानी वो बेस लाइन से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट राइट मूव कर रहा होगा। -1 पर x की वैल्यू है 4, तो -1 के ऊपर x की वैल्यू 4, यहाँ से 4 ले लें। 0 पे x की वैल्यू 3 है, फिर 1 पर x की वैल्यू 2 है, 2 पर x की वैल्यू 1 आ रही है और 3 के ऊपर x की वैल्यू 0 आ रही है। सिमिलर पैटर्न 4 पर 1 है, 5 पर 2 है। तो ये लाइनिंग से आपने इनको मिला दिया तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो है ये नज़र आ रहा है और ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है। अब डोमेन जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जो रेंज है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, जो नेगेटिव आए भी तो वो प्लस बन जाती है। इस वजह से जो रेंज है इसका वो 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है। 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है। अब हमने इस फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये जो फंक्शन है इस पर ये कंडीशन लगी हुई है कि आप x की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये नीचे बनेगा 0। 0 की वजह से ये अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इस वजह से आपने x की वैल्यू -1 के अलावा बाकी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको आपने पहले सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स बना लिए, ये वाला इसे काट दें तो ये फॉर्म आ रही है। इसको ज़रा सॉल्व करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। x की वैल्यू यहाँ पर रखें -3 तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू -2 तो ये y की वैल्यू। x की वैल्यू -1 हमने नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि x की वैल्यू -1 नहीं है। फिर 0 रखा, 1, 2, तो ये हमारे पास डोमेन रखने से ये रेंज आ रहा है। अब इनको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यूज़ ले ली। -3 के ऊपर जो y की वैल्यू आ रही है वो -1 है, x -3 और y -1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है वो 0। अब यहाँ पर नोट करें ये क्रॉस आ रहा है, ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेक
पॉइंट है। क्यों ब्रेक पॉइंट है? क्योंकि आपने -1 नहीं रखा, -1 के अलावा आगे फंक्शन चलेगा। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये लाइन पूरी नहीं है, यहाँ से कुछ लाइन जो है डिटैच हुई है। तो अब इसी तरह बाकी पॉइंट्स जो हैं, x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 लें तो y 4 है, x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 5 है। इनको आपस में मिला दें और ये ब्रेक पॉइंट ज़रूर शो करना है। इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है यहाँ से थोड़ा सा, या ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं आप। अब नोटिस करेंगे जो रेंज है और जो डोमेन है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो डोमेन जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -1 के। तो रियल नंबर में से -1 आप निकाल दें, यानी ये एक नंबर जो है ये आपने निकालना है, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा। रेंज जो है, रेंज में आप रियल नंबर में से +1 माइनस करेंगे। उसकी रीज़न ये कि जब आप यहाँ पर डोमेन की वैल्यू -1 रखेंगे तो इस पर रेंज क्या आएगा? +1। तो ना आपने वो डोमेन लेनी है और ना ही आपने वो रेंज लेनी है। इसका मतलब कि ये वाला नंबर जो डोमेन के तौर पे हमने लिया है, इसको हम सारी डोमेन में से एक ये नंबर निकालेंगे। रियल नंबर में से ये एक निकला, तो इसी तरह रियल नंबर में से इसके अगेंस्ट जो रेंज आ रहा है, यानी इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है, वो भी आप निकाल दें। इसी तरह एक ये फंक्शन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि x की वैल्यू आपने 4 नहीं लेनी, तो 4 जो है ये आपका ब्रेक पॉइंट होगा। इसको आप सॉल्व करें, फैक्टर्स बना के इनको काट लें। ये आ गया, x की वैल्यूज़ रखें, ये -1 0 1 2 3, तो ये आपके पास रेंज खुल देगा। इनको सेम एज इट इज़ आपने ग्राफ पे प्लॉट किया है जैसे पहले प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, यानी x की वैल्यू आपने 4 नहीं लेनी, ये 4 जो है ये आपका ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ना वो कट हो रहा है, मतलब यहाँ खाली भी छोड़ा जा सकता है। इसको आपने शो किया है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये आपने साथ में शो ऑफ कर देना है। मज़ीद देखें, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन का भी आप ग्राफ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एंगल्स लिए हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये 90 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं, π/2। तो इसे हम π/2 लिख के सॉल्व कर लें। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159। तो पाई को आपने 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेटर पे आप पाई की वैल्यू लिखें 3.14159 डिवाइड बाई 2, ये आंसर खुलेगा। सिमिलर पैटर्न, ये 60 डिग्री है तो π/3 होता है, पाई की वैल्यू लिखें 3.14159 डिवाइड बाई 3। इसी तरह इसके लिए π/6 लिखेंगे 3.14159 डिवाइड बाई 6, तो ये आंसर्स खुलने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास जो y = x और y = sin 2x, ये 2 ग्राफ हमने बनाने हैं। एक ये वाला ग्राफ होगा जो x की इन वैल्यू के अगेंस्ट बनेगा, एक ये वाला आउटपुट या रेंज का ग्राफ होगा जो y की इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट बनेगा। तो दोनों को हम शो ऑफ करते हैं। पहले आप शो ऑफ कर लें, ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन जो है ये बेटा x और y = x से बनी, इन 2 कॉलम से x और y की वैल्यूज़ को प्लॉट करने से ये बना हुआ है। x एक्सिस पर मैंने ये एंगल्स लिए हैं और y एक्सिस के ऊपर मैंने ये आउटपुट लिया है। तो 90 डिग्री, -90 के ऊपर हमारा जो आंसर आ रहा है वो -1.6 है। -1.6 जो है यहाँ पर आ रहा है, ये एक पॉइंट आ गया। 60 के ऊपर -1.05 है और 30 डिग्री पर ये आंसर आ रहा है -0.52। इसी तरह 0 डिग्री पर 0। तो ऐसे ही आप इनको आपस में जब मिला देंगे तो मिलाने से ये एक लाइन आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न, जब आप y = sin 2x को प्लॉट करेंगे तो -90 डिग्री पर वैल्यू आपके पास आ रही है 0, ये -90 डिग्री और y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट मिला। -60 डिग्री पर -0.87 है, ये -60 डिग्री और -0.87, इससे थोड़ा सा ऊपर ये आ रहा है
पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आ रहा है फिर 0.87, ये आ रहा है 30 डिग्री पर, 30 पर ये पॉइंट, और फिर 0 डिग्री पर 0, तो ये पॉइंट आ रहा है। इनको आपस में ऐसे मिला दिया। सिमिलर पैटर्न 30 डिग्री पर ये 0.87 प्लस का, फिर 60 डिग्री पर भी 0.87 और 90 डिग्री पर फिर ये 0, इनको भी प्लॉट किया। इनको ये जो क्रॉस हैं इनको आपस में मिलाने से ये इस तरह की शेप हमारे पास आ रही है। तो ये इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ कहलाएगा। एक और देखें, ये सर्कल का ग्राफ है। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे ये प्लस माइनस है, मतलब जो y की वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपने जहन में रखना है कि आप जो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो -3 से +3 तक रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे, 5, 6, 7, -5, -6, तो इसका आंसर इमेजिनरी बन जाएगा, इन्फिनिटी योटा में चला जाएगा। तो इस वजह से आपने जो भी x की वैल्यू लेनी है वो -3 to +3 ही लेनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 से +3 तक जब हम रखते हैं तो हमारे पास ये रेंजेस जो हैं ये खुल रही हैं, यानी ये इनपुट रखने से ये आउटपुट हमारा आ गया। अब इस इनपुट और आउटपुट को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है। x एक्सिस पर x की वैल्यूज़, y एक्सिस पर y की वैल्यूज़। -3 पर 0 आ रहा है, ये -3 है, तो -3 के ऊपर आपका जो पॉइंट है वो ये 0, एक ही पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरह -2 के ऊपर जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो +-2.24 है, तो एक पॉइंट आपका ऊपर लगेगा 2.24 और एक पॉइंट आपका नीचे लगेगा 2.24। ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ये 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह जब हम -1 रखेंगे तो 2.83 ये पॉइंट है, ये 2.83 और एक ये 2.83, 3 से थोड़ा सा नीचे यहाँ से इधर से भी, तो 0 के ऊपर +-3 है, तो 0 पर ये 3 आ गया और इधर से ये 3। सिमिलर पैटर्न जब आपने 1 रखा, +1 पर 2.83 पॉजिटिव और ये 2.83 नेगेटिव, इससे थोड़ा सा नीचे देखें नज़र आ रहा है। इसी तरह जब आप 2 रखेंगे तो 2.24, ये 2.24 पॉजिटिव और ये 2.24 नेगेटिव, फिर 3 रखा तो ये 0। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से ये हमारा एक सर्कल जो है ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सर्कल की ही इक्वेशन है। ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक है और ये सर्कुलर फॉर्म है। इसी तरह एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करने से ये फॉर्म जो है ये हमें नज़र आ रही है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ीमान अल्लाह।